ओके, डेफिनेशन राइट करो इसकी, कमेंट्स का क्या मीनिंग होता है, लिखो कमेंट्स आर यूज्ड, comments are used, comments are used to add a remark, to add a remark, to add a remark or a note, or a note in the source code, in the source code. Comments are used to add a remark or a note in the source code. ठीक है, and they are not executed, comments are not executed by interpreter, comments are not executed by interpreter, comments are not executed by interpreter. ठीक है, ये स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अगर किसी को मतलब मैं ज़्यादा अगर फास्ट बोल रहा हूँ तो स्क्रीन से भी नोट कर सकते हैं. Comments are used to add a remark or a note in the source code and comments are not executed by the interpreter. ठीक, अब इसके बाद देखो कमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, इसमें थोड़ा सा और लिखा देता हूँ मैं. लिखो इट मेक्स द सोर्स कोड, लिखो इट मेक्स द सोर्स कोड, it makes the source code easier, it makes the source code easier for humans to understand, it makes the source code easier for humans to understand, easier for humans to understand. ठीक है, इतना नोट हो गया सबका, यहाँ तक लिख लिया? यस सर. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से लिखना. लिखो इन पाइथन a comment starts with हैश साइन, ये हैश का साइन बना हुआ है यहाँ पे, ये वाला साइन जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग हैश, HASH, हैश साइन. ठीक, a comment starts with हैश साइन. हैश साइन and everything following the hash till the end of that line, and everything following the hash till the end of the line is treated as a comment, full stop. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमेंट बताता हूँ. देखो जैसे हमने कोई प्रोग्राम राइट किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम लिखा है यहाँ पे, पाइथन लैंग्वेज में मैंने एक प्रोग्राम लिखा है. जैसे मैंने लिखा a इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ a. ठीक है, ये मैंने लिख दिया. फिर उसके बाद ऐसे मैंने एक और वैल्यू एंटर करा दी, b इक्वल टू इंट इनपुट एंटर
वैल्यू ऑफ बी। ठीक, और उसके बाद मैंने लिखा सी इक्वल टू ए प्लस बी, फिर लिख दिया प्रिंट सी। तो ये जो इस प्रोग्राम के अंदर जो ये स्टेटमेंट्स हैं, तो ये तो पाइथन के स्टेटमेंट्स हैं, मतलब दिस इज अ वैलिड पाइथन स्टेटमेंट, ये भी एक वैलिड पाइथन स्टेटमेंट है, ये भी एक पाइथन स्टेटमेंट है, और ये भी एक पाइथन स्टेटमेंट है। ठीक है, अब सपोज ये जो प्रोग्राम है, तो एज अ प्रोग्रामर, मतलब मैं अगर सपोज ये प्रोग्राम मैंने बनाया है, तो एज अ प्रोग्रामर आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट। मैं हर एक स्टेटमेंट का मीनिंग यहाँ पे बता सकता हूँ कि फर्स्ट लाइन का क्या मीनिंग है, सेकेंड लाइन का मीनिंग क्या है, थर्ड लाइन का मीनिंग क्या है, फोर्थ लाइन का मीनिंग क्या है। बट जो नॉर्मल यूज़र है, मतलब जिसको प्रोग्रामिंग नहीं आती, ठीक है, सॉफ्टवेयर हम किसके लिए बनाते हैं, सॉफ्टवेयर कौन यूज़ करता है, जो हम सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जैसे एज अ प्रोग्रामर आई हैव डेवलप्ड अ सॉफ्टवेयर, तो वो सॉफ्टवेयर यूज़ कौन करता है? सर यूजर। हाँ, जो भी हमारे यूज़र हैं या कस्टमर हैं, जो यूज़र और कस्टमर होते हैं वो हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो जब कस्टमर कोई सॉफ्टवेयर बनवाता है किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर से, तो एक तो वो उसका सोर्स कोड भी उसको प्रोवाइड करेगा जो तुम्हारा डेवलपर होगा, ठीक है, और वो सोर्स कोड क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन की फॉर्म में देगा उसको, मतलब उसका एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके देगा कि दिस इज़ द कंप्लीट कोडिंग ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। ठीक, जब भी कोई बड़ी जैसे कंपनी वाले या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, जब वो किसी से सॉफ्टवेयर डेवलप कराती है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, तो वो क्या होता है कि उन जो तुम्हारा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, एक होता है सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये कोई कंपनी हो सकती है सॉफ्टवेयर डेवलपर की, और ये एजेंसी, ये कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी क्या हो गया यहाँ पे, कस्टमर हो गया। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपर कोई कंपनी होगी, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जो भी कंपनी है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है या TCS वगैरह हैं, तो ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे, इसके लिए NIC भी बनाती है, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो ये जो NIC कंपनी है या जो भी कंपनी है, वो हमारे कस्टमर को क्या करेगा, उसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करेगा, और उस सॉफ्टवेयर की एक सॉफ्ट कॉपी देगा, और एक रिटन फॉर्म में भी उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन देगा, किसको, गवर्नमेंट एजेंसी को। वो क्या होता है, एक टाइप का एग्रीमेंट हो जाता है किसके बीच में, सॉफ्टवेयर डेवलपर के बीच में और गवर्नमेंट एजेंसी के बीच में या कस्टमर के बीच में। मतलब इसने कोई चीज़ डेवलप की, तो वो डेवलप करने के बाद उसने एजेंसी को क्या दिया, एक तो सोर्स कोड दिया उस प्रोग्राम का, और साथ में उसको उसका डॉक्यूमेंटेशन भी दिया। तो डॉक्यूमेंटेशन से क्या होता है कि वो एक टाइप का एग्रीमेंट होता है कि कस्टमर ने जो रिक्वायरमेंट दी थी, उस रिक्वायरमेंट को उसने फुलफिल किया कि नहीं किया, मतलब जो कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर बनाया, वो सॉफ्टवेयर उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। ठीक है, तो वो एक टाइप का एग्रीमेंट हो जाता है। तो जब हम डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कोई चीज़ किसी को देते हैं, मतलब किसी भी कस्टमर को, तो उस केस में क्या होता है कि उस केस में हम कुछ कमेंट्स भी राइट करते हैं प्रोग्राम के अंदर, जिससे कि जो जो हमारा कस्टमर है उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर पाए। मतलब अभी हमारा कस्टमर इस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टमर को प्रोग्रामिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। ठीक, लेकिन अगर इसमें हम कुछ ऐसे कमेंट्स लिख दें, और कमेंट्स पाइथन में कैसे लिखते हैं, हैश के थ्रू, हैश सिंबल के थ्रू। तो अगर मैं इसके आगे जो मैंने लिखा है a=int input enter द वैल्यू ऑफ a, मैं इसके आगे एक हैश का सिंबल लगाऊं और इसके आगे लिख दूं कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इनपुट कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने c=a+b लिखा, तो वैसे तो इस लाइन का मीनिंग समझ जाएगा यूजर, लेकिन फिर भी अगर हम इसके आगे एक कमेंट डाल देते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है नंबर्स का, एडिशन ऑफ नंबर्स। ठीक, ऐसे प्रिंट के आगे हमने लिख दिया कि ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है किसकी वैल्यू को, c की वैल्यू को। ये प्रिंट स्टेटमेंट हो गया। तो अब क्या होगा कि जब हमने हैश के थ्रू ये जो लाइंस लिखी हैं, ये लाइंस पाइथन की लाइंस नहीं है, ये तो सिंपल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में लाइंस लिखी हुई हैं। तो इन लाइंस को तो यूजर अंडरस्टैंड कर सकता है। कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट्स एक टाइप का नोट होता है, Yes, और sir. वो नोट किसके लिए होता है, यूजर के लिए होता है, कि यूजर User. क्या करे कि उस प्रोग्राम को समझ सके। क्योंकि वो नोट किस लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, तो इंग्लिश तो यूजर को आती है, बट पाइथन लैंग्वेज थोड़ी ना उसको आती है।
ठीक है, तो कमेंट क्या होते हैं? Yes. कमेंट्स आर द नोट्स दैट आर यूज्ड फॉर द यूजर सो दैट द यूजर कैन अंडरस्टैंड द प्रोग्राम। ठीक है, जैसे अभी ये तो बहुत सिंपल सा प्रोग्राम लिखा है मैंने पाइथन के अंदर। अभी पाइथन में काफ़ी चीज़ें यूज होती है, जैसे मैंने मान लो अभी तुम ही लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे अगर मैं लिखा फॉर ए इन रेंज 1,5। ठीक, तो अभी तुम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर और रेंज का क्या यूज है, और ये ब्रैकेट में मैंने 1,5 क्यों लिखा हुआ है, तो तुम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे बिकॉज तुम्हें इसकी नॉलेज ही नहीं है कि व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर इन पाइथन। तो अब लेकिन मुझे बताना है कि इसका क्या यूज है, मुझे बताना है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो मैं उसको किसके थ्रू लिखूंगा? कमेंट्स के थ्रू लिखूंगा। मैं लिखूंगा कि ये जो लाइन है वो एक क्या कर रही है, रिपीटेशन के लिए यूज कर रहे हैं, रिपीटेशन के लिए कोई चीज़ हमें अगर रिपीट करनी है तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं ये। ठीक, तो इससे तुम्हें पता लग जाएगा कि इस लाइन का क्या यूज़ है। इफ दिस लाइन इज वी आर यूजिंग दिस लाइन फॉर रिपीटेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, कोई चीज़ मुझे बार बार रिपीट करनी है तो उसके लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ? फॉर का यूज़ करता हूँ। ठीक है, सो दिस इज अ पाइथन स्टेटमेंट एंड दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का सेंटेंस है वो यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कमेंट्स का मतलब ये हो गया कि कमेंट्स आर यूज्ड so that the customer can understand that what is the use of that particular line or what is the use of that particular software। ठीक है, समझ में आ गया कमेंट्स का मीनिंग? सर मुझे ये वाला नहीं समझ आ। हाँ, ये लाइन समझ में नहीं आएगी, ये वाली लाइन अभी समझ में नहीं आएगी क्योंकि ये पाइथन में आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी। बट ये तो समझ में आ गया कि मैंने उसके आगे हैश लगा के लिखा है रिपीटेशन। तो रिपीटेशन से तुम्हें ये तो समझ में आया कि ये जो लाइन है वो कुछ ना कुछ चीज रिपीट करने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट्स मतलब दे आर द नोट्स फॉर द यूजर, जिससे कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या जो यूजर हैं उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड कर पाए। क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नॉर्मल यूजर नहीं समझ सकता, तो नॉर्मल यूजर को समझाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? कमेंट्स का यूज करते हैं। और कमेंट्स क्या होते हैं? वो इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस ही होते हैं। तो पाइथन में अगर हमें कोई कमेंट लिखना है तो वो कैसे लिखोगे? हैश लगा के उसके आगे कुछ भी कमेंट लिख दोगे इन इंग्लिश लैंग्वेज। और कमेंट्स याद रखना कि कमेंट्स इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमेंट इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है। इंटरप्रेटर केवल क्या एग्जीक्यूट करता है? पाइथन के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। तो कमेंट क्या होता है? कमेंट पाइथन का स्टेटमेंट नहीं होता है। कमेंट क्या होता है? they are the instructions for the user, they are the notes for the user। ठीक है, so comments are not executed by the interpreter, they are only used for the understanding of the user। ठीक है, हमेशा याद रखना कि कमेंट्स जो होता है वो इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है, क्योंकि इंटरप्रेटर केवल पाइथन के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। और कमेंट क्या है? पाइथन का स्टेटमेंट नहीं है। कमेंट किसके लिए होता है? ओनली फॉर द यूजर, so that the user can understand that what is the meaning of that particular statement that we are using in Python। ठीक है, आई होप अब क्लियर होगा ये। अब आगे समझ में सभी को? Yes, sir. ओके, अब देखो जैसे कि ये प्रोग्राम इन्होंने एग्जाम्पल में दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे ये कमेंट लिखा है इन्होंने, ये हैश के साथ स्टार्ट किया। ये लिखा वेरिएबल अमाउंट इज द टोटल स्पेंडिंग ऑन। तो ये क्या हो गया? एक कमेंट हो गया। उसके बाद हमने दूसरा कमेंट लिखा, नया कमेंट। नया कमेंट कैसे स्टार्ट करते हैं? फिर से हैश लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया ग्रॉसरी लिख दिया उन्होंने। ठीक, अब ये अमाउंट इक्वल टू जो 34,000 लिखा है वो क्या है? वो एक पाइथन का स्टेटमेंट है, क्योंकि उसके आगे हमने हैश का यूज़ नहीं किया। तो ये क्या बता रहा है कि जो कमेंट बता रहा है कि वेरिएबल अमाउंट, जो अमाउंट वेरिएबल है वो क्या है? इट इज़ द टोटल अमाउंट स्पेंडिंग ऑन द ग्रॉसरी। ठीक है, ये वाली जो दो लाइन है ये क्या बता रही हैं कि जो हम आगे अमाउंट वेरिएबल यूज कर रहे हैं, दैट अमाउंट इज क्या है? वो अमाउंट क्या है? इट इज द टोटल अमाउंट दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन द ग्रोसरी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये दो कमेंट और लिखे हैं यहाँ पे कि टोटल मार्क्स इज द सम ऑफ मार्क्स इन ऑल द टेस्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स।
तो यहाँ पे जो ये वाली लाइन है, दिस इज अ पाइथन स्टेटमेंट, ये पाइथन का स्टेटमेंट है। बट ये जो फर्स्ट ये जो लाइंस हैं, दिस लाइन, दिस लाइन एंड दिस लाइन, दे आर द कमेंट्स। तो कमेंट्स से क्या Comment. पता लगा कि प्रोग्रामर को पता लग गया कि जो टोटल मार्क्स है वो टोटल मार्क्स का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल मार्क्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमाउंट। ठीक, तो ये कमेंट्स मैंने यूज कर लिए। जैसे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया यहाँ पे, तो मैंने ये पहला कमेंट दिया हुआ है कि दिस इज प्रोग्राम 5.4। ठीक, और ये किस लिए यूज कर रहे हैं, टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो बस जब मैंने ये कमेंट पढ़ दिया, कभी कभी जब ये कोई नॉर्मल यूजर होगा, जब वो ये कमेंट रीड करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, दो नंबर्स का सम फाइंड आउट कर रहा है। मतलब उसको समझने की जरूरत ही नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ num1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ num2, व्हाई वी आर यूजिंग रिजल्ट इक्वल टू num प्लस num2, व्हाई वी आर यूजिंग प्रिंट रिजल्ट। उसको तो एक ही लाइन में समझ में आ गया कि ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, दो नंबर्स का सम निकाल रहा है। ठीक है, तो ये कमेंट्स होते हैं। और एक चीज को ध्यान रखना कि कमेंट्स जो होता है वो अगर एक ही लाइन में आ रहा है, मतलब मैंने सिंगल लाइन, दो तरह के कमेंट होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और एक होता है मल्टी लाइन कमेंट। तो अगर कोई कमेंट मैंने इस तरह से स्टार्ट किया, तो ये जब एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, मान लो यहाँ ये लाइन कंप्लीट हो गई, जब तुम कमेंट को पाइथन में टाइप करोगे तो ये लाइन मान लो यहाँ कंप्लीट हो गई। अब मान लो इसके आगे भी मुझे कुछ और कमेंट लिखना था, इसके आगे भी मुझे कुछ लिखना था। तो फिर जब मैं आगे लिखूंगा तो वो दूसरी लाइन से स्टार्ट होगा। तो दूसरी लाइन से जब स्टार्ट करोगे तो फिर वो फिर से हैश के साथ स्टार्ट होगा। ठीक है, मतलब यहाँ तक मैंने कोई कमेंट लिखा, अब मेरा पूरा कमेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाया, वो मतलब वो सेकंड लाइन पे भी वो कमेंट आ रहा है। ठीक है, तो सेकंड लाइन पे जब वो कमेंट आएगा तो फिर से मुझे उसको हैश के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड हैश के थ्रू हम कौन से कमेंट देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट। हैश सिंबल के थ्रू कौन सा कमेंट दिखते हैं हम, सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हैश के साथ कोई कमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, सिंगल लाइन कमेंट कहलाएगा। और अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट देना है तो मल्टी लाइन कमेंट के लिए इसमें दिया होगा अभी, इन्होंने दिया नहीं है मल्टी लाइन कमेंट के लिए। मल्टी लाइन कमेंट को हम इस तरह से राइट करते हैं, जैसे कि मुझे कोई कमेंट राइट करना है और उसको अक्रॉस मल्टीपल लाइंस लेके जाना है, तो फिर हम लोग इस तरह से राइट कर सकते हैं। बता रहा हूँ किस तरह से राइट करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक कमेंट मेंशन किया पाइथन के अंदर, जैसे मैंने यहाँ कोई लाइन लिखी, फॉर आई इन रेंज 1,5। ठीक, तो ये मेरा पाइथन का स्टेटमेंट है। अब मैं इसको बताना चाह रहा हूँ यूजर को कि इसका मीनिंग क्या है। और कमेंट अगर मल्टीपल लाइंस में जा रहा है, जैसे मैंने लिखा इट इज और रिपीटिशन ऑफ द स्टेटमेंट। अगर मेरा कमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, लो मैंने ये कमेंट लिख दिया, अब मान लो ये यहीं पे कंप्लीट हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल लाइन कमेंट हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस कमेंट को मल्टीपल लाइंस पे लिखूँ। ठीक, मैं चाहता हूँ ये कमेंट मैं अलग अलग लाइंस पे मेंशन कर पाऊँ। मान लो मैंने यहाँ भी लिखना है, मुझे इसके आगे भी लिखना है, तो अब ये कमेंट क्या होगा कि या तो हमें हैश के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा, या फिर हम चाहते हैं कि इसी को मल्टी लाइन कमेंट बना दें, तो इसके लिए क्या करोगे, इसको हैश के साथ स्टार्ट नहीं करोगे, इसको क्या करोगे, ट्रिपल कोट्स के साथ स्टार्ट करोगे। ठीक है, अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट देना है तो उसको किसके स्टार्ट करोगे, विद इन ट्रिपल कोट। इसके आगे मैं जो भी लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा मेरा। मतलब अब मुझे वापस से ट्रिपल कोट लगाने की नहीं है। इट इज यूज्ड पाइथन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ। तो अब ये कमेंट क्या हो गया, ये कमेंट कहलाएगा मल्टी। अब मैंने कमेंट को यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो ये कमेंट मेरा दो लाइन में आया। तो दो लाइन में जब कमेंट देना है तो मैंने उसको किसके थ्रू दिया, ट्रिपल कोट के थ्रू दिया। ठीक है, मतलब ये कमेंट मेरा एक ही कमेंट है बट वो दो लाइंस में जा रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज अ मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट्स स्टार्ट्स विद ट्रिपल कोटेशन।
एंड अगर मुझे मुझे सिंगल लाइन कमेंट्स बनाना था, मतलब अगर मुझे इसको सिंगल लाइन कमेंट रखना था तो मैं क्या करता, इसको भी हैश से स्टार्ट करता और इसको भी हैश से स्टार्ट करता, तो ये मेरा क्या हो जाता, सिंगल लाइन कमेंट हो जाता। तो पाइथन के अंदर दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स एंड मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट्स आर specified with the help of hash symbol and multi-line comments are specified with the help of triple quotation mark। ठीक है, तो ये कमेंट्स का हो गया। कमेंट क्या होते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है, कमेंट्स में कुछ पूछना है? नो सर। सिंगल लाइन कमेंट किससे स्टार्ट होता है? सिंगल लाइन कमेंट देने के लिए क्या यूज करते हैं, कौन सा? हैश। और मल्टी लाइन कमेंट के लिए क्या यूज करते हैं? ट्रिपल कोट्स यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। सो ये कमेंट्स के बारे में हो गया। कमेंट्स कोई ज़्यादा यूजफुल नहीं होते हैं, कमेंट्स यूजर के लिए होते हैं, कमेंट्स का कोई खास रोल नहीं है। कमेंट किसके लिए होते हैं? यूजर के लिए होते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें यूजर को समझाना है कि नहीं समझाना है। भाई कई प्रोग्रामर ऐसे भी होते हैं जो यूजर को कुछ भी समझाना नहीं चाहते, तो वो अपने प्रोग्राम में कमेंट नहीं लिखते। तो कमेंट नहीं लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम तब भी तो एग्जीक्यूट होता है ना। जैसे इससे पहले मैंने प्रोग्राम बनाया तो उसमें कमेंट लिखा था क्या? कमेंट नहीं लिखा था, तब भी तो प्रोग्राम का आउटपुट आया था। ठीक है, लेकिन अगर हमें यूजर को भी साथ में लेके चलना है, हम चाहते हैं कि यूजर भी हमारे प्रोग्राम को समझ पाए, तो उस केस में फिर कमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। और कमेंट्स देना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है, क्योंकि अगर हम कमेंट्स देंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर जो होगा वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि उसको कोई भी यूज़र अंडरस्टैंड कर सकता है और उसका डॉक्यूमेंटेशन क्या है हमने प्रॉपर किया है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम लोग कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब इसके बाद ये कमेंट्स तो हो गया, अब क्या है इसके बाद नेक्स्ट? वेरिएबल्स तो मैंने बता ही दिए थे, ये कीवर्ड्स वगैरह बता दिए थे, पाइथन के कीवर्ड्स सारे बता दिए थे, यहाँ तक हो गया था। इसमें कुछ और भी रह गया, एक मिनट देखता हूँ क्या है। कमेंट्स हो गया, बता दिया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। डेटा टाइप्स, हाँ अब डेटा टाइप्स, हेडिंग लिखो डेटा टाइप्स, हेडिंग नोट करो डेटा टाइप्स क्या होता है। ठीक है, देखो डेटा टाइप्स का मीनिंग क्या है, देखो नाम से क्लियर है, डेटा और टाइप्स, मतलब डेटा टाइप्स क्या होते हैं? डेटा की टाइप को बताते हैं। डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। ठीक, तो हम लोग कितने टाइप का डेटा यूज करते हैं रियल लाइफ में? कितने टाइप का डेटा यूज होता है? देखो मैंने लिटरल्स पढ़ाया था, लिटरल्स पढ़ाया था। तो लिटरल्स कितने टाइप के थे हमारे पास? इंटीजर लिटरल्स थे, इंटीजर के बाद फ्लोट लिटरल्स थे, स्ट्रिंग लिटरल्स थे, स्ट्रिंग था, बूलियन था, और एक था नन। ठीक है, और इंटीजर में भी तीन तरह, कितने टाइप थे? तीन टाइप थे, सॉरी 4 टाइप थे। एक तो हमारा था डेसिमल, एक था ऑक्टल, एक था हेक्साडेसिमल, और एक और था बाइनरी। 4 टाइप बताए थे बाइनरी। ठीक है, और स्ट्रिंग के मैंने 2 टाइप बताए थे, एक तो बताया था सिंगल लाइन स्ट्रिंग और एक मल्टी लाइन स्ट्रिंग। एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग होती थी जो एक ही लाइन में आ जाती थी, सिंगल लाइन स्ट्रिंग, और एक होता था मल्टी लाइन स्ट्रिंग, मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ठीक है, बूलियन मतलब क्या होता था? जिसकी वैल्यू या तो ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक, और नन का क्या मीनिंग था? नो वैल्यू, नन मीन्स होता था नो वैल्यू। ठीक, तो एक्चुअली डेटा लिटरल्स क्या होते हैं? ये इतने टाइप के डाटा यूज करते हैं, इसके अलावा तो कोई डाटा यूज करते नहीं है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो हम कितने टाइप का डाटा यूज करते हैं? या तो वो डाटा इंटीजर होगा,
या तो वो डाटा फ्लोट होगा, या वो डेटा कैसा होगा, स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा, या वो डेटा कैसा होगा, बूलियन होगा, या फिर वो डेटा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। अगर तुम नॉर्मल लाइफ में देखो, रियल लाइफ में देखो, तो कोई भी चीज़ अगर हमें कैलकुलेट करनी है, कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, तो इतने ही टाइप का डाटा यूज़ होता है कि नहीं होता है? इसके अलावा भी कोई डाटा का टाइप होता है क्या? नहीं होता ना? ठीक है, तो ये हमारे लिटरल्स थे, और लिटरल्स किसको बताते हैं? डेटा को बताते हैं कि वो डेटा कैसा है। तो ये चीज़ पहले ही से हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कितने टाइप्स के हमारे डेटा होते हैं, तो उसी को इन्होंने फिर से बताया हुआ कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। तो डेटा टाइप्स में हमारा कौन कौन सा डेटा हो सकता है? या तो डेटा का टाइप इंटीजर हो सकता है, या तो डेटा का टाइप फ्लोट हो सकता है, या डेटा का टाइप स्ट्रिंग हो सकता है, या डेटा हमारा बूलियन हो सकता है, या फिर डेटा हमारा नन हो सकता है। तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि वाई वी आर यूजिंग डेटा टाइप्स। ये यहाँ पे, हाँ ये, तो देखो इन्होंने ये डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के थ्रू इन्होंने बताया कि कितने टाइप्स का डेटा हम यूज़ करते हैं। ये देखो डेटा टाइप्स इन पाइथन, तो पहला कौन सा डेटा है हमारा? नंबर। ये लिखा है नंबर, नंबर्स होते हैं, रियल लाइफ में नंबर्स यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नंबर्स कैसे, नंबर किस टाइप के हो सकते हैं? या तो इंटीजर टाइप के होंगे, या फ्लोट टाइप के होंगे, या एक और होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी तुम लोग मैथ्स में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। हाँ, और एक होता है हमारा बूलियन। तो ये बता दिया कि डाटा या तो हमारा नंबर टाइप का होगा। फिर ये जो सेकंड कैटेगरी बताई है ना, सीक्वेंस, ये हमने नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है। तो मैं ये चीज़ें तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नंबर्स, इंटीजर बता चुका हूँ, फ्लोट बता चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स बताना है, और बूलियन बता चुका हूँ, ठीक है। तो मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में बताऊंगा कि कॉम्प्लेक्स क्या होता है, और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सीक्वेंसेस क्या होते हैं हमारे। सीक्वेंसेस में 3 तरह की सीक्वेंस हैं, स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स एंड टपल्स। फिर एक होता है हमारा सेट्स, तो सेट्स का क्या मीनिंग होता है, और नन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एक होता है मैपिंग, तो मैपिंग में आता है हमारा डिक्शनरी, ठीक। तो हमें अभी पढ़ना किसके बारे में? एक तो पढ़ना है सीक्वेंसेस के बारे में, और एक पढ़ना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, और एक पढ़ना है सेट्स एंड मैपिंग्स के बारे में, ठीक है। नंबर तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि नंबर का क्या मीनिंग होता है। नंबर नहीं बताऊंगा मैं, कि नंबर पता है मुझे, इंटीजर टाइप के नंबर्स होते हैं, फ्लोट टाइप के नंबर्स होते हैं, ये सारे। देखो ये है, ये नंबर देखो क्या है, इंटीजर नंबर है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने लिया ये नंबर, देखो एग्जांपल इंटीजर नंबर्स, तो इंटीजर में क्या क्या आएगा, एग्जांपल दिए हैं -12, -3, 0, 125, 2। ये सारे नंबर कैसे हो गए? इंटीजर नंबर हो गए। फिर फ्लोट नंबर है, तो फ्लोट में कैसे आ जाएंगे? ये पॉइंट में आ जाएंगे, 4.0, 14.3, टू -2.04, ठीक। फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है 3 + 4i, 2 - 2i। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजनरी पार्ट, ठीक है। इमेजिनरी पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने लिखा है सर हाँ सर वापस बताओगे, नेट की इशू हुई थी। ये नंबर्स के टाइप हैं। तो नंबर्स में पहले हमने इंट यूज़ किया है, तो यहाँ इंट के एग्जांपल्स लिखे हैं। फिर हमने फ्लोट यूज़ किया है, तो फ्लोट में ये फ्लोट नंबर्स के एग्जांपल सर लिखे आपकी हुए हैं। वॉइस नहीं आ रही। आवाज़ नहीं आ रही अभी? आवाज़ क्लियर है अभी कि आ नहीं? रही है सर। अच्छा ठीक है। तो we are having 3 types of numbers. First is integer number, second is float number, and third is complex numbers. So integer numbers are the whole numbers, float numbers are the fractional numbers, and complex numbers are also called imaginary sorry हाँ imaginary numbers ही imaginary नहीं बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजनरी पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा हुआ है, जैसे एग्जांपल में लिखा है इन्होंने कोई नंबर, मैंने एक नंबर लिखा 3 + 4i, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस दिस इज अ सर, आयोटा। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 पार्ट है, एक ये वाला पार्ट जो कहलाएगा वो रियल पार्ट कहलाएगा, और दिस पार्ट इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट, ठीक है।
तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो मैथमेटिक्स में तुम लोग अभी आगे पढ़ोगे, मैथ्स में ये चैप्टर होगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, या हो 10th में गया भी हो सकता है। अच्छा हो गया। यस सर, हो सर गया ये हो वाला गया। वाला। हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस तरह से होते हैं। तो पाइथन के अंदर भी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज़ कर सकते हैं, और पाइथन के अंदर अगर हमें पता करना है कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है और इमेजनरी पार्ट क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रन करके दिखाता हूँ तुम लोगों को कि हम लोग कैसे रियल पार्ट निकालेंगे और कैसे इमेजनरी पार्ट निकालेंगे। जैसे मैंने एक नंबर लिखा है यहाँ पे x इक्वल टू 3 प्लस 6, x इक्वल टू 6 i, ठीक। ये नंबर मैंने राइट कर दिया, एरर क्यों, i इज नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो डिफाइंड है, क्यों नहीं ले रहा है, एक मिनट ले रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरह से राइट करते हैं 3 प्लस 4i 2 माइनस 2i। आगे एग्जांपल दिया है क्या इन्होंने, हाँ ये लिया हुआ है। अच्छा हाँ, फ्लोट मेंशन करना पड़ेगा, आई की जगह ये लोग जे यूज़ कर रहे हैं, अब जे का यूज़ किया है। एक मिनट, माइनस 3 प्लस 7.2, एक बार फिर से देखता हूँ, माइनस 3 प्लस 7, मैंने लिखा x इक्वल टू माइनस, या मैं माइनस ही क्यों लिखूँ, 3 लिखता हूँ, 3 प्लस 3 प्लस 7.2, 3 प्लस 7, ओके। आई की जगह जे यूज़ करना है तुम्हें यहाँ पे, ठीक है। वैसे मैथ्स में हम लोग आई यूज़ करते हैं, पाइथन में आई की जगह क्या लिखना है, जे लिखना है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वी विल नॉट यूज आई, वी विल यूज जे, ठीक है। और जैसे मैंने, अब मुझे इस नंबर का, मेरा नंबर क्या है, x है, तो अगर मैं x की वैल्यू प्रिंट करूं तो आउटपुट कितना आएगा, 3 प्लस 7j। एंड अगर मुझे इसका रियल पार्ट निकालना है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर, तो मैं लिखूंगा x डॉट रियल, ठीक। तो मेरा रियल पार्ट कितना आ गया, 3.0। और मैं अगर मुझे इमेजनरी पार्ट निकालना है तो मैं लिखूंगा इमेजनरी 1.0, ठीक है। x इक्वल टू 3 प्लस 7j इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मैंने जब उसको प्रिंट कराया तो उसकी वैल्यू क्या आई, 3 प्लस 7j। नाउ वी वांट टू फाइंड दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रियल पार्ट ऑफ दिस नंबर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर। So to find the real part we will use the x dot real, and to find the imaginary part we will use the x dot imag, ठीक है। समझ में आया कैसे रियल पार्ट निकालोगे और इमेजनरी पार्ट कैसे निकालोगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किस तरह से राइट करते हैं। देखो आई का यूज मत करना, आई हम लोग मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, यहाँ पाइथन के अंदर आई की जगह जे यूज होगा, ठीक है। आई की जगह हम लोग जे का यूज करेंगे। सो दिस इज द दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमें अगर रियल पार्ट लेना है तो एक्स डॉट रियल, मतलब एक्चुअली हमारा नंबर क्या था, एक्स था, तो उसका रियल पार्ट चाहिए तो एक्स डॉट रियल, और उसका अगर इमेजनरी पार्ट चाहिए तो एक्स डॉट इमेज। ओके, नाउ इसके आगे देखते हैं क्या है। तो ये हमारा हो गया। अच्छा, टाइप निकालना तो तुम लोग को आता ही है, टाइप कैसे निकालते हैं किसी वेरिएबल का, किसी वेरिएबल का अगर टाइप पता करना है तो कैसे करते हैं। कोई वेरिएबल का मुझे टाइप निकालना है तो कैसे निकालते थे, बताओ कोई। जैसे मुझे पता करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स, तो मैं क्या यूज करूंगा, टी बाई पी ई, टाइप और ब्रैकेट में लिख दूंगा एक्स, तो ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स देखो दिखा रहा है ना, एक्स इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैंने लिखा एक्स इक्वल टू 30, मुझे पता करना है व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्स, तो टाइप और ब्रैकेट में लिख दूंगा एक्स, तो इसका टाइप क्या आ जाएगा, इंट।
मुझे पता करना है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस 45.56। तो मेरे पास टाइप कीवर्ड है, तो टाइप के थ्रू मैं इसका टाइप निकाल सकता हूँ, टाइप एक्स। तो टाइप क्या आ गया, फ्लोट आ गया। तो टाइप हमारा क्या है, एक कीवर्ड होता है जो कि किसी भी वेरिएबल के टाइप को निकाल सकता है, पता कर सकता है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। टाइप इज अ कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू फाइंड वेदर व्हाट इज द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो हम किसी भी वेरिएबल का टाइप निकाल सकते हैं यूजिंग द टाइप कीवर्ड। सॉरी टाइप, हाँ टाइप यहाँ पे फंक्शन होगा क्योंकि उसके ब्रैकेट यूज किया है। टाइप टाइप तो कीवर्ड है, बट जो ब्रैकेट लगा दिया तो टाइप से वो क्या बन गया, एक फंक्शन बन गया। बताया था ना, किसी के आगे अगर हम पैरेंथेसिस लगा देते हैं तो वो फंक्शन बन जाता है। तो टाइप इज एक्चुअली ए कीवर्ड, बट उसके आगे हमने ब्रैकेट लगाया तो वो एक फंक्शन बन गया हमारा। अब इसके आगे क्या है, हाँ अब सीक्वेंस के बारे में पढ़ना है हमें। तो सीक्वेंस क्या होते हैं, उसकी डेफिनेशन राइट कर लो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस की डेफिनेशन लिख लो, यहाँ से नोट कर लो, ये फर्स्ट 2 लाइंस, ये लाइंस नोट कर लो यहाँ तक। लिखो, अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। अ सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। Sequence is an ordered collection of items where each item is indexed by an integer. Sequence is an ordered collection of items where each item is indexed by an integer. ठीक है, लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, नाउ अब देखो सीक्वेंस की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। मतलब क्या होता है, ये कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। सीक्वेंस क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू नहीं होती है। सीक्वेंस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, और एक हर एक आइटम का क्या होता है, एक इंडेक्स होता है। सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। और एक चीज और लिखिए, इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। ऑर्डर्ड का मतलब ये होता है कि उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में स्टोर करते हैं और हर एक आइटम को एक इंडेक्स दिया जाता है। जैसे कि मैं हमारे 3 तरह के सीक्वेंस होते हैं पाइथन में। एक होता है हमारा स्ट्रिंग, एक होता है लिस्ट, और एक होता है टपल। ठीक है, 3 तरह के सीक्वेंस हैं, स्ट्रिंग्स, लिस्ट्स एंड टपल्स। तो सबसे पहले तो जो डेफिनेशन है वो ये कह रही है कि इट इज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो वाई वी आर यूजिंग सीक्वेंस, सीक्वेंस की जरूरत क्यों पड़ी हमें? सीक्वेंस की जरूरत इसलिए पड़ी कि अगर सपोज मैं चाहता हूं कि मेरे क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं। ठीक, मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं। मैं चाहता हूं कि 100 बच्चों के मार्क्स मुझे स्टोर कराने हैं। ठीक है, 100 बच्चों के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो मुझे कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी? 100 बच्चों के मार्क्स मुझे चाहिए किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, 100. तो मुझे कितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी? हाँ, अरे 3. अगर मुझे कोई एक नंबर स्टोर करना है तो एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मुझे 2 नंबर स्टोर करने हैं तो 2 वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर मुझे 100 नंबर्स स्टोर कराने हैं तो 100 वेरिएबल्स की 100. रिक्वायरमेंट होगी। Yes. होगी ना, क्योंकि मुझे मान लो 2 वैल्यू चाहिए, एक्स और चाहिए एक्स चाहिए, तो मैं एक्स में एक ही वैल्यू तो डाल पाऊंगा, 2 वैल्यू कैसे डाल दूंगा एक्स के अंदर? ठीक है, मुझे चाहिए वाई, एक और नंबर चाहिए, तो उसको भी तो एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो वाई इक्वल टू 40। तो जितने नंबर्स स्टोर करने हैं उतने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन जब मुझे अगर 100 नंबर्स स्टोर कराने हैं या 1000 नंबर्स स्टोर कराने हैं, तो वहां पे मैं क्या 1000 वेरिएबल्स को लिखूंगा बार बार? जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे क्लास में अगर 100 बच्चे पढ़ते हैं और मुझे 100 बच्चों के मार्क्स का सम चाहिए कि 100 बच्चों के मार्क्स का सम क्या है, तो मुझे 100 बार तो वेरिएबल्स लिखने पड़ेंगे। मेरा प्रोग्राम का साइज कितना बड़ा हो जाएगा? नहीं होगा साइज बड़ा। अगर मैं 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने गया प्रोग्राम के अंदर, तो मेरे प्रोग्राम का साइज तो कितना बड़ा हो जाएगा? मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करने में इतना टाइम लग जाएगा, फिर उसका मैं लॉजिक कब लगाऊंगा प्रोग्राम का? ठीक है, तो हमने क्या किया कि जब हमारे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करना हो,
जब मल्टीपल वैल्यूज को किसी सिंगल वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो तो उस केस में फिर हम सीक्वेंस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे 100 वेरिएबल्स स्टोर कराने हैं तो मैं क्या करूंगा, एक सीक्वेंस का यूज करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक लिस्ट बना लूंगा 20, 40, 50, 60, इस तरह से नंबर दे दूंगा 56, 80, 90, 87, ये 76। तो इसमें मैंने कितने नंबर डाल दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और डाल देता हूँ, मालूम है डाल दिया 49। तो ये कितने नंबर्स का कलेक्शन हो गया, 10 नंबर्स का कलेक्शन हो गया। और 10 नंबर्स मेरे एक ही वेरिएबल में स्टोर हो गए। यस सर। ठीक है, और मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो मेरा आउटपुट ये आएगा, मतलब वो x क्या कह रहा है, सारी वैल्यूज को दे रहा है। तो x हमारा क्या है, यहाँ पे x हमारा एक सीक्वेंस है, और इस सीक्वेंस को हम बोलते हैं पाइथन में लिस्ट बोलते हैं इसे। अगर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ऑफ वैल्यूज को लिखा हुआ है या लिस्ट ऑफ नंबर्स को लिखा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड लिस्ट। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स विच आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, नंबर नहीं बोलेंगे, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज विच आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, तो ये मेरा क्या हो गया कि मैंने एक सिंगल वेरिएबल के अंदर 10 नंबर स्टोर करा लिए। ऐसे मैं कितने भी नंबर स्टोर कर सकता हूँ, लिस्ट की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं लिस्ट में केवल 10 नंबर स्टोर कर सकता हूँ। लिस्ट के अंदर मैं कितने भी नंबर स्टोर कर सकता हूँ। देखो मैं अभी एक प्रोग्राम तुम्हें बना के दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि मैं लिस्ट के अंदर एक बार में 1000 एलिमेंट कैसे स्टोर करा सकता हूँ। मैं 1000 एलिमेंट उसमें स्टोर नहीं कराऊंगा, मैं एक सिंपल सा 2 लाइन का कोड लिखूंगा और उस 2 लाइन के कोड में उस लिस्ट के अंदर 1000 एलिमेंट इंसर्ट हो जाएंगे। देखो बताता हूँ, बस 2 मिनट का टाइम और लूंगा, समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जो क्या करेगा कि एक लिस्ट के अंदर केवल 2 लाइन के अंदर 1000 एलिमेंट स्टोर कर देगा। मैंने x इक्वल टू लिखा और इस लिस्ट को मैंने ब्लैंक मान लिया। ब्लैंक माना मतलब स्टार्टिंग में मेरी लिस्ट क्या है, खाली है, लिस्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आएगी जो मैं लाइन लिख रहा हूँ। मैं एक लाइन लिखी फॉर i इन रेंज, मुझे लेके जाना है इसे 1000 तक। तो मैंने इसको स्टार्ट किया 0 से लेके किया 1000 तक। यहाँ पे एक कॉलन लगाया और मैंने यहाँ लिख दिया x डॉट अपेंड और ब्रैकेट में लिख दिया इसकी i, और ब्रैकेट के बाहर आके मैंने लिख दिया प्रिंट x। देखो ये 2 लाइन का ही कोड है, 3 लाइन का कोड है मैक्सिमम। अब मैं इसको रन कराऊंगा तो तुम देखना कि मेरे लिस्ट में x के अंदर 1000 एलिमेंट इंसर्ट हो चुके होंगे। इसको मैंने नाम दे दिया लिस्ट, भी नाम दे दिया। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ज़्यादा नंबर है, 1000 नंबर। कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसके बता देंगे। एक उसको मैं इस फाइल को स्मॉल वैल्यू ले लो थोड़ा। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगा इसे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि टाइम हो गया तुम लोगों का। ठीक है, इसको तुम लोग एक बार बना के देख लेना, तुम्हें आउटपुट मिल जाएगा। एक बार अपने जिसके पास पाइथन है वो देख लेना बना के, तो आउटपुट उसका आ जाएगा। ठीक है, ये वाला कोड बना के देख लेना, इतना कोड, तो इसका आउटपुट तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, ठीक है, लीव कर दो क्लास, एवरीवन लीव द क्लास।